गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे वॉइस एंड वीडियो क्लियर है तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत है दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफी समय के बाद आपकी क्लास हो रही है। वैसे काफी समय, टेक्निकली कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है, करीब एक हफ्ते का बीच में ब्रेक था। वो जनरली आता है जब आप एक महीने से दूसरे महीने में जो है ट्रांजिट करते हैं। और इस हफ्ते के अंदर आपको पॉलिटी का कोर्स में पैक कराऊंगा और लगातार आपकी क्लासेस लूंगा जब तक आपको पॉलिटी जो है पूरा नहीं हो जाता, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। पहले मैंने सोचा था कि फ्राइडे को ही क्लासेस जो है मैं स्टार्ट कर दूं, बट थोड़ा सा मेरी तबीयत जो है डाउन थी, तो मैंने सोचा एक आध दिन का और आराम ले लेते हैं। आज ठीक है, सिचुएशन संभालने लायक है, तो आज आपकी मैं क्लास ले रहा हूँ। स्पेशल क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और जो आपकी प्लस की क्लास है वो भी आज हो रही है। कल परसों की प्लस क्लासेस आपको ऑलरेडी शो हो रही होंगी और जो स्पेशल क्लास है वो आपको रात को 12-1 बजे तक, या आप मान के चलिए सुबह तक शो हो जाएगी। ठीक है। पिछली क्लास जो मैंने आपको दिखाई थी उसके अंदर हमने जो है पढ़े थे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, और हमने कौन से नंबर के अमेंडमेंट तक पूरा कर दिया था मुझे पता है, बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल सही, 99 तक या 100 तक हमने पूरा करा था। देख लेते हैं कहां तक करा था। उसके आगे के पोर्शन को मैं आपको यहाँ पे स्टडी कराऊंगा। आई थिंक 97th अमेंडमेंट होगा लास्ट, और उसके बाद मैंने आपको कहा होगा कि भाई 100 और उसके आगे के जो है हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। 100 नंबर से सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो भी अब तक हुए हैं हम सबके सब पढ़ेंगे। करीब 106 अमेंडमेंट टोटल है, तो करीब हम मान के चलिए 6-7 अमेंडमेंट्स और जो है हम पढ़ेंगे। नीतू जी कर सकते हैं यहाँ से क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सारे अमेंडमेंट्स अपने आप में यूनिक है। आज की इस क्लास में मैं आपको अमेंडमेंट्स तैयार कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है क्लास के अंदर मार्क कराऊंगा। और आपको शायद याद होगा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जनरली एंड में पढ़ाता हूं। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। छोटा सा पोर्शन है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी हम कोशिश करके आज या कल की क्लास में जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। क्या बचा है देव जी उसे जाने दीजिए, वो मेरा काम है। आप अभी जो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करिए। ठीक है। ये सब आप मत सोचिए क्या बचा है क्या हुआ है, आप बस जो नोट्स में है बस उस पर आप लोग फोकस करो। चलो। हाँ, एक और चीज, आपको याद होगा कुछ 1-2 क्लासेस का इशू आ रहा है, वो क्लासेस नहीं चल पा रही है। और मैंने अभी क्लास में आने से पहले भी जो है चेक करा, उनकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल नहीं है, तो उसको लेके कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। आई थिंक वो क्योंकि टेक्निकल मैटर है तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, तो मुझे ही अपने पार्ट पे कुछ करना होगा। तो आप मुझे 1 या 2 दिन का समय दो। मैं 2 अल्टरनेटिव है मेरे पास। मैं पहली कोशिश करूंगा कि आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूं, या फिर एक एक्स्ट्रा क्लास रख के उस क्लास में आपको वो पोर्शन में अलग से पढ़ा दूं। जो बच्चे उस दिन लाइव थे उन्हें मैं क्लास की स्टार्टिंग में बता दूंगा, भाई दिस क्लास इज नॉट फॉर यू, आप जा सकते हैं। जो बच्चे उस क्लास में नहीं थे वो बच्चे उस क्लास को लगा लेंगे। ठीक है। तो इन दोनों में से एक ऑल्टरनेट चूज कर लेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे फोकस करते हैं। कंटेंट जो आपका छूटा है वो मैं दोबारा तैयार कराऊंगा। जो हो गया जैसा हो गया, इट डज नॉट मैटर टू मी नाउ। मेरा एक्स्ट्रा समय लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा दोबारा एफर्ट लगेगा, नथिंग टू वरी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपका पूरा पोर्शन दोबारा तैयार करा दूंगा। ठीक है। एक बार मैं ये टॉपिक्स पूरे करने के बाद उन दोनों क्लासेस को खुद वॉच करूंगा, एज एन एस्पिरेंट में उन्हें देखूंगा, फिर नोट करूंगा कहां तक हुआ है। उसके बाद मैं चेक करूंगा जो मेरे पास सीरीज ऑफ टॉपिक्स में बना के रखता हूँ उसमें उसके बाद की क्या क्या बातें मैंने लिखी थी उस दिन के लिए, वो सारे पोर्शन तैयार करा के क्लास में आपके ले लूंगा। ठीक है। अब इस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, अब हम पूरे तरीके फोकस करेंगे आज की क्लास में। चलिए, आज की क्लास में अभी नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, बिकॉज ये फाइल ऑलरेडी आपके अपडेट सेक्शन में आपको मिल चुकी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं जी आगे। गुड इवनिंग सभी को दोबारा से, वेलकम टू द सेशन। चलते हैं जी अमेंडमेंट नंबर 100 की तरफ। रुकिए जरा दोस्तों, ये आखिरी स्लाइड होगी जो हमने देखी थी उस क्लास में। आपको बताया गया था क्लास में कि 97th अमेंडमेंट सो ये पार्ट बी वाली बात हमने डिस्कस करी थी ना, कि भाई पार्ट ए बी सी में कंफ्यूज मत होना, पार्ट सी तो कुछ है भी नहीं, मतलब 9C कुछ भी नहीं है। 9, 9A, 9B ये 3 हमारे जो है पार्ट्स हैं। ठीक है। फोकस करिए, नोट्स नहीं बनाने, आखिरी बार बता रहा हूँ, इसके बाद इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। 100 से लेकर सारे अमेंडमेंट को रट्टे मारना है। 100, 101, 102, 103, 4, 5, 6 सबको रट्टे मार के जाना है। पहले ही बता रहा हूँ, हर साल पेपर में आता है, दोबारा आएगा। चलो, 100 यानी 100th अमेंडमेंट कब आया? 2015 में। आपको क्या फोकस करना है, जो मैं बताऊंगा सिर्फ उतना, बाकी सबको जाने दीजिए, बाद में चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड हुआ था, ट्रेड ऑफ एरियाज, यानी कुछ इलाके ऐसे थे जो भारत के अंदर थे वो बांग्लादेश के कंट्रोल में थे, कुछ इलाके बांग्लादेशी जमीन पे यानी बांग्लादेश की जमीन के अंदर भारत के थे, तो उन्हें आपस में ट्रेड करा गया था। और उसे देसी भाषा में बोलूं तो कहा गया था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। बस अपने को पेपर के लिए ध्यान रखना है एक कीवर्ड, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ये कौन से 4 राज्यों से जुड़ा है? सराउंडिंग इलाके देखिए एक बार, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इधर की तरफ वेस्ट बंगाल आता है, अगर ये बांग्लादेश है। मैं आपको समय नहीं दूंगा, ना दोबारा समझाऊंगा, आप आपस में बातें करके अपना नुकसान मत करिए। वेस्ट बंगाल इधर है, ऊपर की तरफ है मेघालय, और उसके बाद है असम। असम तो दोनों तरफ से आता है, तो ये तीनों तो कवर होंगे ही। उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे त्रिपुरा आता है। तो ये चारों जो बांग्लादेश के आसपास हैं, ये जो चारों हैं, ये बेसिकली इन स्टेट्स से एसोसिएटेड टेरिटरीज है। बस आपको ये नंबर और नाम ध्यान रखते हैं, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। और कीवर्ड ध्यान रखना है LBA, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 का।
ठीक है जी, आप समझ पाए। आगे चलते हैं दोस्तों। शादी पार्टी में तो आप लोग जाते ही होंगे, है ना। जब आप जाते हैं तो वहाँ आपको लिफाफा देना होता है। आजकल लिफाफे बहुत ज्यादा चलते हैं, 1100, 2100, कभी बार इससे भी ऊपर जाना पड़ जाता है मजबूरी में, 500 से नीचे जाना मुश्किल हो जाता है। बट एक जमाना था जब हम लोग छोटे होते थे, 101 रुपए स्टैंडर्ड फिक्स था, कुछ दिमाग नहीं लगाना, 101 का लिफाफा डाल दो। काइंड ऑफ टैक्स जैसा था, भाई चलो जा रहे हैं, चलो एक छोटा सा टैक्स देना है। 101 से ज्यादा वसूलने को कहा जाता था हमें कि भैया कुछ भी हो जाए, चाहे पॉपकॉर्न जो है जेब में भर के लाने पड़े, तुम्हें 101 से ज्यादा जो है वसूलना है। हमारे घर वाले हमें नहीं भी कहते थे, फिर भी हम जो है अपना बचपन से ही समझदार थे, हमें पता था कि हमारे घर वालों के पैसे लगे हैं तो हमें उसे वसूलना है। कुछ भी हो जाए, चाहे भैया से एक आइसक्रीम खाते खाते खत्म करके दूसरी आइसक्रीम लेके टेंट से बाहर निकलना है, बट अपने को 101 से ज्यादा वसूलना है। ये बात पूरी करे जब मैंने, तो आपके दिमाग में 101 नंबर को बैठाया और उधर मैंने एक दो बार बोला था टैक्स, तो आपको मैंने इन्हें एसोसिएट कर दिया। यानी कुछ टैक्स जैसा था वो शादी पार्टी में 101 रुपए, और ऐसे ही 101वां जो अमेंडमेंट है, ये वही अपना टैक्स। कौन सा टैक्स? जीएसटी। यानी जीएसटी जो है लाया गया है वो 101st अमेंडमेंट से एसोसिएटेड है। आपको पेपर में देखिए पूरी कहानी नहीं पूछता। जीएसटी में मैं बहुत देर बोल सकता हूँ, आई जीएसटी, यूटी जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी, टैक्स स्लैब्स, ये वो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी। अपने को ध्यान ये रखना है कि भाई 101वां अमेंडमेंट जो है वो जीएसटी को लेके आया था, बस उसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव कर दिया था। ये सारी बातें अब आपको पता है, ठीक है। ये आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 100 सेकेंड 102। दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया? मैंने आपको बताया मेरे प्रिय दोस्तों कि जो 100वां है वो किससे जुड़ा है? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974। 101वां जो है वो जुड़ा है जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। अभी तक हमने सिर्फ इतना सा स्टडी करा है। आगे चलते हैं। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे 102, ये क्या है? एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देखो, आ जाओ इस पेज पे, कहाँ गया? ये रहा। आपको जो कीवर्ड ध्यान रखना है वो है ये, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी चीजों को खुद भी स्टडी करा करें। देखिए चीजें जो हैं वो अनलिमिटेड है जीके में, तो मुझे कहीं तक सीमित होना होगा। मैं चाहूँ तो एनसीबीसी को आपके साथ लेके बैठ सकता हूँ, ये कब बना, क्या कैसे क्या, है ना। फिर वो कोई एंड नहीं है टॉपिक का, फिर मुझे इससे एसोसिएटेड और कमीशन पढ़ानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टॉपिक पे सीमित रहूं, अमेंडमेंट पे फोकस करूं। आप लोग जो एक्स्ट्रा चीजें हैं खुद भी अपनी मर्जी से स्टडी करें, जैसे कि एनसीबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के नोट्स में ऐड कर दिया, ठीक है। आपको जो है बस ये ध्यान रखना है कि 102वां जो अमेंडमेंट है, देखो 2 नंबर पे आता है अल्फाबेट्स में बी, तो बैकवर्ड क्लासेस वाला है ये। देखो 102 के बैक में क्या आ रहा है? 2, और 2 से जुड़ा है बी, तो बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है ये 102वें 102nd अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी कहानी जो है मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा। ईयर काइंड ऑफ नॉट सो इंपॉर्टेंट मी टू, बट याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको मेन जो ध्यान रखना है वो ये है कि 102वां किससे एसोसिएटेड है। आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। 103, 3 को ध्यान से देखो तो ये डब्ल्यू जैसा दिखता है, यानी ये वीकर सेक्शंस की बात। वीकर सेक्शन कौन से होते हैं? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं। ये ट्रिक्स काइंड ऑफ हैं, ये स्पॉन्टेनियस है, पसंद आए जाने दो, मतलब पसंद आए तो अपना लो, ना पसंद आए जाने दो। कोई ऐसा प्लान करके नहीं है, पिछले कोर्स में भी ये सब नहीं बताया होगा। ये हाथों हाथ बैठ के जो दिमाग में आ रहा है बता रहा हूँ। काम की लगे एक्सेप्ट कर लो, नहीं लगे जाने दो, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये 3 डब्ल्यू जैसा दिख रहा है, कुछ वीकर की बात करेगा, यानी ये ईडब्ल्यूएस से एसोसिएटेड है, यानी 10% वाला जो रिजर्वेशन है। मैं आपको ऑफिशियल डेटा दिखा देता हूँ, ये रहा। 103rd अमेंडमेंट जो है ये जुड़ा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन से, ये आप ध्यान रखेंगे। और बाकी कहानी आप देख सकते हैं, की अलग से आती है, तो मेरे से ज्यादा तो आप ही इस बारे में जानते होंगे, ठीक है। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? अभी मैंने आपको 4 बताए हैं, 100, 101, 102 और 103। ये 3 दिख रहा है डब्ल्यू जैसा, यानी ये ईडब्ल्यूएस है। 2 पे आता है बी, यानी ये बैकवर्ड क्लासेस वाला है। 101 का लिफाफा कुछ टैक्स जैसा होता था, जीएसटी। और 100 नंबर पे आता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, एलबीए आता है 100 नंबर पे, 1974। ठीक है जी, समझ पा रहे? कहानी देखो ऐसे थी कुछ, ये मान लेते हैं बांग्लादेश है और ये भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर बांग्लादेश है। अब देखो ये वाला हिस्सा ही था ना बांग्लादेश का, और अच्छे से बताता हूँ। देखो ये है हमारा भारत, मैप इज ऑब्वियसली नॉट टू स्केल, और ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत के पास था और भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश के पास, यही है ना। अब हम कह रहे भारत के पूरे हिस्से को अपना बना लो, एक कर दो, ठीक है। 100वां अमेंडमेंट, मुझे पता है ये ज्यादा ट्रिकी ट्रिक हो गई, बट दिमाग में बैठ जाएगा, इससे चिंता मत करो। थोड़ा थोड़ा बैठ जाएगा, पेपर में एलिमिनेशन में काम कर जाएगा। थोड़ा
कुछ ज्यादा ही हाई लेवल ट्रिक हो गई, बट आई होप दिस विल हेल्प यू आउट इन द एग्जाम, बिकॉज वहां पर आपको कहेगा जी बताओ 101, 102, 100, 103 में से कौन सा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, तो वहां पे जनरली ये चीजें क्लिक कर जाती है। तो देखो ये एक इलाका इनका था, ये एक इलाका हमारा था, तो 2 जीरो बन गए, तो 100 हो गया है। ठीक है, 4 राज्य थे, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, जैसा कि मयंक ने लिखा है। इसके बाद हम ये 4 अगर तैयार कर चुके हैं, अब मैं चलता हूं आगे। क्या यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? मुझे कंफर्म करिए। अब देखिए जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं वो हम चाहे तो बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर मान लेते हैं कि आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा उन्हें आप डिटेल में पढ़िए, बिकॉज आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब मैं आपको एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजें बताऊंगा। देखो 104वां जो है ये जुड़ा है एक्सटेंशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज इन Lok Sabha and State Legislative Assembly from 70 years to 80 years। समझ पाए? ये मैं लिख के पढ़ा देता हूँ। इसे मैं एक काम करूंगा आपके लिए, एक पीडीएफ इसकी अलग से बना के अपडेट सेक्शन में भी डाल दूंगा। तो मैं नोट कर लेता हूँ अपने पास ये काम। क्योंकि आपको जो अपडेट सेक्शन में अभी तक फाइल मिली हुई है वो है आपका 103 तक की। आप उसके टाइटल में भी वो चीज नोटिस करेंगे। 104, 5, 6 में आपके लिए अलग से डाल दूंगा। आप कुछ भी नोट मत करो अजीत, सिर्फ सुनो। मैं आपके लिए अलग से इसे टाइप कर दूंगा क्लास के बाद कभी, और आपको अपडेट सेक्शन में दे दूंगा। 104 नंबर पे एक्सटेंशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर यानी एसएलएस 70 से 80 साल। बट साथ में आपको याद होगा एंग्लो इंडियन का तो हटा दिया गया, रिमूव्ड रिजर्व्ड seats for Anglo-Indians in Lok Sabha and State Legislative Assembly। जनरली आप इसे सेकंड वाले पॉइंट से जानते होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसा है जो हर बार होता है, 10-10 साल बढ़ता जाता है ना। तो जब जनरली आपको पेपर में मिलेगा तो ये स्टेटमेंट मिलके पूछेगा कौन से वाला है, तो आपको बताना है 104 नंबर का है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, 104 नंबर पे एंग्लो इंडियंस को एंग्लो इंडियंस से एसोसिएटेड जो रिजर्वेशन था उसे हटाया गया था। ठीक है, ये 80 ईयर से नॉट 89, 10 ईयर्स के पे आगे आगे बढ़ता है, 70 से 80 साल। ठीक है, 104 नंबर आप समझ पाए, 2020 में आया था। वैसे सब मैं फाइल में आपके लिए ऐड कर दूंगा। 105वां जो है ये 2021 में आया है। ठीक है, 105th क्या बात करता है, ये बेसिकली जुड़ा है SEBS से। लिख देता हूं SEBS से। देखिए एक लिस्ट होती है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट, वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाया करती थी, बीच में उसे हटाया गया था, उसे रिस्टोर करा गया। लिखता रिस्टोर्ड स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू प्रिपेयर SEBC लिस्ट। ये क्या है? सोशली एंड इकोनॉमिकली, सॉरी माफी चाहेंगे, एजुकेशनली है ये। मैं फिर बता रहा हूँ, नोट नहीं करना है, कर भी लेंगे तो ऑब्वियसली कोई नुकसान नहीं है, बट नहीं भी करेंगे तो कोई घाटा नहीं है। सजेशन है इसे याद करिए क्लास में बैठ के, ना कि छापिए, क्योंकि याद करना टफ काम है। आपस में बातें मत करिए। सलोनी जी क्लास में फोकस करिए, डेटा याद करने पे फोकस करिए। 105वें अमेंडमेंट में SEBC लिस्ट की बात करी गई है। रिस्टोर्ड स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू प्रिपेयर SEBC लिस्ट। SEBC की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और 106 जो है, 106 जो है, ये है लेटेस्ट, और ये है पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली बात लेटेस्ट है। दूसरी बात विमेन रिजर्वेशन से एसोसिएटेड है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। विमेन रिजर्वेशन से जुड़ा है। ठीक है, ये कीवर्ड आपको जो है ध्यान रखना है, ये जुड़ा है विमेन रिजर्वेशन से। ये आपको कीवर्ड मेरे कहने से ध्यान रखना है। आप खुद कुछ भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बट जो कीवर्ड आपको मैं बता रहा हूँ, प्राइम इंपॉर्टेंस आपको उसे देनी है। अभी मैं 106 वाले को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता ना करें, उसे अभी डिटेल में लिखा जाएगा। ठीक है, 104 नंबर पे बताया गया है एंग्लो इंडियन वाला, 105 नंबर पे ये स्टेट गवर्नमेंट वाली पावर, और 106 नंबर पे है विमेन्स रिजर्वेशन से जुड़ा। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में जाता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है जी, चलें आगे। देखो, विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, एक काम कर लो, यहां से नोट्स बना लो।
यानी आप अपने नोट्स में इस हेडिंग को डाल लो, विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट। ये विमेन्स में एस आना चाहिए क्या? क्या हम कहते हैं विमेन में एस नहीं आता? ये वाला एस सही है, बिकॉज ये है नारियों का। तो ये जो लिखा गया है सही लिखा गया है। विमेन मतलब नारियां, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का के की वाला, है ना। अब अंग्रेजी में मुझे नहीं पता आप इसे क्या कहते हैं, बट विमेन्स रिजर्वेशन सही लिखा गया है। अब आपको क्या ध्यान रखना है इस एक्ट के बारे में? यही है जो है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। पहली बात, ठीक है जी। जहां पर इंपॉर्टेंट है डिटेल में चलेंगे, जहां पर नहीं है जाने देंगे। ये क्या बात करता है? इट रिजर्व्स 1/3 ऑफ ऑल सीट्स फॉर विमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स, और स्टेट नहीं लगाएंगे इसके आगे, नोट्स बना रहे हैं तो जल्दी बनाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। ठीक है, जो लिखा जा रहा है बेटा वैसा है बस। अब ये कब से है कृष्णा जी? इसका आंसर ऑलरेडी पिछली क्लासेस में दिया गया है, आपको चेक कर लीजिए। 2027 कह रहे हैं, और ये कब तक के लिए है? नहीं, जिंदगी में याद रखना, बड़े काम की बात बता रहा हूं, काम आएगी। नहीं पता तो नहीं पता, ये बांध लेना अपने साथ, बहुत फायदे में रहोगे। जब सरकारी नौकरी में आ जाओगे तब भी बहुत फायदे में रहोगे, देख लेना। कुछ भी कहना ऑफिस में नहीं चलता, वहां गलती करोगे सुनने को मिलेगा। नहीं पता पूछ लो, बेस्ट है। चलो, 15 साल के लिए जनरली क्या करते हैं, हमें लगता है 10 साल 20 साल ऐसा कुछ होगा, 15 साल के लिए, ये ध्यान रखना। तो बस ऐसे ही ऑप्शन देगा 5 10 ऐसा करके 15 20 बनाएगा, तो लिख देता हूं मैं। इसी के आगे आपको ऐड करना है 15 साल के लिए। कब से होगा ये भी बताऊंगा, चिंता मत करो, सब लिखूंगा, बेफिक्र रहो। रिजर्वेशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर 15 years और ऑब्वियसली कैन बी एक्सटेंडेड। जैसे SC ST का 10 साल है बट एक्सटेंड होता जा रहा है, ऐसे ये भी एक्सटेंड होता जाएगा। ठीक है जी, करा नोट, तो मैं आगे चलूं। ये बिल बहुत बार पहले भी पेश हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि बिल नंबर आपसे पूछा जाएगा, बट स्टिल अगर आप पढ़ना चाहें तो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल होगा, वहां से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक आप बात को समझे। 15 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, और ये 2023 में आया है, 106 नंबर का है। 1/3 रिजर्वेशन है लोकसभा में और स्टेट, और जहां जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर है, ये आप ध्यान रखेंगे। यूटीज में, दिल्ली में, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। आर्टिकल्स टू बी लर्नड, ये आर्टिकल्स याद किस ईयर से? अरे भैया लिखवा दूंगा, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, चिंता मत करो। पहले मैं पढ़ा लूं। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे हमदम, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, 2 बार बोल दिया दोस्त, 2 बार बोल दिया मित्र, अब तो मेरी बात सुन लो मेरे फ्रेंड, आ जाओ इधर। आर्टिकल्स टू बी लर्नड जो मेरे दिमाग में है, कृपया मुझे उसे पेश करने दीजिए। 130A, 132A, 134A, ये तीनों ध्यान रखने। 130, 132, 134, ये जुड़ा है लोकसभा में रिजर्वेशन से। स्टेट लेजिस्लेचर का है 132, और दिल्ली वाले का तो 239 है, और उसके जो सेंसस वाला है, डिलिमिटेशन वाला, वो 34 है। लिख देता हूं, 130 जुड़ा है रिजर्वेशन, मैंने 130 बोल दिया, शायद माफी चाहेंगे।
330, 332, 334, 200, 239 डबल ए लिख देता हूँ। 330A रिजर्वेशन फॉर विमेन इन लोकसभा। काफी हाई चांसेस हैं कि आने वाले पेपर में ये इस पेज में से आपको किसी ना किसी शिफ्ट में एक सवाल मिलेगा। 332A और 239 डबल ए, ये तीनों ध्यान रखने हैं। 332 वाला है रिजर्वेशन फॉर विमेन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये है, बार बार इसलिए रिजर्वेशन फॉर विमेन लिख रहा हूं, कहीं आपको लगे सिर्फ रिजर्वेशन से जुड़ा है, तो आप भी लिख लेंगे तो रिवीजन में अच्छा रहेगा। इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनसीटी की फुल फॉर्म नोट्स में है। करिए नोट। अब आ जाते हैं नीरज के सवाल पे, इसे नोट करिए, अगले पेज पे चलूंगा अब मैं। एक आर्टिकल ध्यान रखना नीरज, जो आपका सवाल था एक्चुअली उससे जुड़ा एक आर्टिकल ही है प्रॉपर, 334A। ये आर्टिकल कहता है जब डीलिमिटेशन होगा उसके बाद ये जो रिजर्वेशन है ये इफेक्ट में आएगा, और ये तब होगा जब सेंसस कंडक्ट होगा। मैं एक बार समझा तो देखिए, आज हमने कहा कि भाई 1/3 हो जाए, तो आपको लगता है प्रैक्टिकली इतना आसान है, लोकसभा में 1/3 सीटें महिलाओं को दे दो, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है, बट ऐसे बांट तो नहीं सकते ना। तो पहले उसके लिए एक चीज होती है जिसे हम डीलिमिटेशन बोलते हैं, उसकी एक अलग से कमीशन बैठती है। अब अपने आप में बहुत अलग ही टॉपिक हो गया वो, उतना डिटेल में मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए। डीलिमिटेशन के बाद साउंड एको वैसे नहीं हो रही होगी, बाकी आप लोग देख लो आपस में, लैग आ गया है, ठीक है, हो रही होगी फिर कोई बात नहीं, जब तक मैं लिख देता हूं। ठीक है जी, बस आपको ये लाइन ध्यान रखनी है। डीलिमिटेशन का डेफिनेशन लिख दूं सरकारी, सबसे सही रहेगा ना, यही लिख देता हूं। डीलिमिटेशन का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स, फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल constituencies in a country। ठीक है, यानी इसके आगे ये भी लिख लेना, एंड सेंसस इज कंडक्टेड, सेंसस इज कंडक्टेड। रिजर्वेशन फॉर विमेन टू बिकम, ये जो रिजर्वेशन एक्ट है, टू बिकम इफेक्टिव आफ्टर डीलिमिटेशन इज कंडक्टेड एंड सेंसस इज कंडक्टेड। यानी एक तो सेंसस हो जाए देश में, दूसरा डीलिमिटेशन हो जाए, यानी जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया वो बन जाए, उसके बाद ये आना चाहिए। कोई बता सकता है आखिरी बार डीलिमिटेशन कब हुआ था? मयंक जी, ऐसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं गया है। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले तो ये बताइए आपको आवाज साफ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। लास्ट डी लिमिटेशन समझा दूंगा, पहले मैं लिख देता हूं, हुआ था इन
1976 based on 1971 सेंसस, लास्ट डिलिमिटेशन, ठीक है। यानी 1976 में आखिरी बार ये काम हुआ था, 1971 का सेंसस उससे पहले आया था, तो इसके तहत उसके बाद से डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। रीजंस जो भी हैं उस तरफ हम नहीं जाएंगे, अनएंडिंग टॉपिक हो जाएगा। एक सिंपल सा अपने को अमेंडमेंट पढ़ना था, वैसे ही बहुत आगे आ गए हैं। जब डिलिमिटेशन होगा तो नए तरीके से नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह सब बनेंगी, और जब सेंसस हो जाएगा तो इसका मतलब पॉपुलेशन एरिया दोनों का प्रॉपर डेटाबेस तैयार हो गया है, उसके बाद से ये चीजें इफेक्टिव होंगी। ठीक है, आपको क्या बात समझ आई? मैं इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं। मैं बस आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि 106 नंबर पे जो है विमेन से एसोसिएटेड है, 1/3 है, ये ध्यान रखना, कल को कहे 1/3 1/4 हाफ ऐसे करके 1/3 है। और कौन सा यूटी आता है, दिल्ली आता है इसमें। उसके अलावा 15 साल के लिए इसे दिया जाएगा, फिर आगे एक्सटेंड करा जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी। आर्टिकल 4 ध्यान रखने, 239 AA, 330, 332, 334, तीनों के आगे ए लगा है, ये आपको सब ध्यान रखना। चीज में आपको इतना ही पढ़ाना चाहता हूँ, क्या यहाँ तक की बात आप समझे? अब आ जाते हैं फटाफट से 100, 101, 102, 103, 104, 105 और 106 के पास। ठीक है, सबसे पहले 100 नंबर क्या है? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974। 101 है टैक्स, कौन सा? जीएसटी। 102 क्या है जी? 2 नंबर पे आता है बी, नहीं वीकर नहीं है, अच्छा आपने चारों एक साथ लिखे हैं। ये जुड़ा है बैकवर्ड क्लासेस वाला। देखो मैं रिवाइज करा देता हूँ, भूल गए हैं आप लोग, बहुत लेट कमेंट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा 100 नंबर, 100 नंबर पे था एलबीए, 4 राज्य असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। 101 नंबर पे जीएसटी, 102 नंबर पे आ गया एनसीबीसी, 103 नंबर पे आ गया ईडब्ल्यूएस, 104 नंबर पे आ गया हमारा एंग्लो इंडियन वाला, 105 पे एसईबीसी, स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिली है, और 106 पे आ गया विमेन रिजर्वेशन पे। फिर से आ जाओ, दोबारा बताओ मुझे सारे। 100 नंबर पे है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974, 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। 101 नंबर पे है जीएसटी। 102 नंबर, 2 नंबर पे आता है बैकवर्ड वाला, ये क्या है? एनसीबीसी। 103 3 डब्ल्यू जैसा लगता है, ईडब्ल्यूएस। 104 एंग्लो इंडियन से जुड़ा है, एंग्लो इंडियन वाला जो है हमने खत्म कर दिया। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे SC ST वाला एक्सटेंड होता गया। 105 नंबर पे क्या आता है जी? SEBC। देखो 5 S जैसे ही तो लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है SEBC से जुड़ी, स्टेट गवर्नमेंट करके दे रखा होगा सवाल में। 6ठे नंबर पे आता है क्या? विमेन रिजर्वेशन। इससे एसोसिएटेड क्या क्या पता होना चाहिए? 1/3 है, लोकसभा में है, स्टेट लेजिस्लेचर में है, जिसके पास भी लेजिस्लेटिव असेंबली है ऑब्वियसली सबके पास है, और इसके अलावा दिल्ली में आर्टिकल 330, 332, 334 और उसके अलावा 239 AA। 239 AA अजीब सा है, तो यूटी वाला है, दिल्ली वाला है। 330 लोकसभा वाला है, 332 जो है वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर वाला है, SLA वाला है। उसके बाद 334 जो है वो कहता है जब डिलिमिटेशन होगा और जब सेंसस होगा उसके बाद से ये विद इफेक्ट फ्रॉम वाली कैटेगरी के अंदर आएगा। और आई थिंक इतना काफी है, 15 साल के लिए जो है इसे बनाया जाएगा, रिजर्वेशन जो है दिया जाएगा, उसके बाद इसे एक्सटेंड करा जाएगा अगर जरूरत लगेगी। लास्ट बार डिलिमिटेशन जो है वो हुआ है 76 में ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 1971। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ आई? आई होप आप समझ पा रहे हैं कि आपको लास्ट क्लास में अमेंडमेंट के 100 से 106 क्यों नहीं पढ़ाए गए थे, बिकॉज इसे पढ़ाने के लिए आधा घंटा अलग से चाहिए था, और मुझे बस नाम नहीं करना कि अरे पढ़ा दिया सब पढ़ा दिया, वैसा अपने को नहीं करना। ठीक है जी। और देखिए कमलेश जी, जो ये मैं आपको पार्ट 1 में पढ़ाऊंगा, जब भी हम इंटरनल बाउंड्रीज में कुछ भी चेंज करते हैं तो उसके लिए ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता है। हाँ, उससे एसोसिएटेड जब कुछ और चेंजेस आते हैं तब एक अमेंडमेंट होता है, बट स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करने, इन सब चीजों के लिए कोई अमेंडमेंट अलग से नहीं होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये आप पढ़ाते हैं उत्तराखंड बना तो ये अमेंडमेंट हो गया, तो वो सब क्या है फिर? वो एक्चुअली क्या है कि उत्तराखंड बनने के लिए वो अमेंडमेंट नहीं हुआ, उत्तराखंड बनने से जो चेंजेस आए संविधान के अंदर उसके लिए वो अमेंडमेंट था। ठीक है जी, खैर आगे चलते हैं। कितनी क्लास हो गई है? 24 क्लासेस हो चुकी है मिलन जी। आई थिंक दिस इज क्लास नंबर 25। क्या आपको सारे अमेंडमेंट तैयार हो गए? आयान, हर 10 साल बाद जो है SC ST के जो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब शुरुआत में इसे सिर्फ 10 साल के लिए लगाया गया था, फिर उसे हर 10 साल बाद एक्सटेंड करते हैं, तो इस बार फिर से उसे एक्सटेंड करा गया है 10 साल के लिए। तो उसे एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन वाले को नहीं करा गया। अगर एंग्लो इंडियन वाले को एक्सटेंड करते तो भी ये अमेंडमेंट आता। पॉइंट टू बी नोटेड, ये अमेंडमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हटा है, नो, ये अमेंडमेंट इसलिए आया क्योंकि ये पास हुआ है। सोच के देखो जो मैं बोल रहा हूं,
हर 10 साल में एक बार ये अमेंडमेंट आएगा ही आएगा, जो इस 70 को 80 करेगा, जिसने इससे पहले 60 से 70, 50 से 60, 40 से 50 करा होगा। यानी ये जो है आपका, ये इसलिए नहीं है क्योंकि हटाना है, ये इसलिए है कि इसे बढ़ा दिया गया और इसे छोड़ दिया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज हमारा पेपर इस तरीके के सवाल पूछता है, ना कि लोकसभा में क्या हो रहा है। लोकसभा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकसभा ने इसे एक्सटेंड नहीं करा, बात खत्म। लोकसभा ये अमेंडमेंट इसलिए लाई बिकॉज उन्हें इसे एक्सटेंड करना था। कल को जब इसे भी खत्म करना होगा तो कोई अमेंडमेंट नहीं आएगा, 10 साल बाद ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, बात खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन, यहां तक की बात आप समझ पाए। अब क्या मैं अमेंडमेंट वाले टॉपिक को साइड कर दूं मेरे दोस्तों, आगे बढ़े? यस श्याम जी, अभी तक तो 101 ही है, 107वां नहीं आया है अभी। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसके लिए मैं आपको वैसे संविधान ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, आपको भी संविधान की एक जरूरत पड़ेगी, तो आप जब इसे पढ़ें, देखो सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं तो क्लास पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या है कि आपको एनोटेशन वाली पीडीएफ अपने पास रखना बहुत फायदा देता है। अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो मैं क्या करूंगा, अपनी स्क्रीन पर संविधान खोलूंगा और उसके अंदर गोले मारते चलूंगा। मैं बड़ा सिंपल सा काम करूंगा जी, मेरे हिसाब से जो जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मैं उन पे सर्कल्स बनाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझाने का काम ही तो मैं पिछली 24-25 क्लासेस से कर रहा हूं। इस बार मैं बेसिकली आपको एक कंपाइलेशन दूंगा कि मेरे हिसाब से ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें याद कर लेना। ये उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं ना कि सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कैसे करें, कौन से करें, हमें क्या पता। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ यही से आएगा, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि पहले ये कर लेना, फिर जो चाहे कर लेना। यानी पहले इसे तैयार कर लो, उसके बाद जो मन करे वो तैयार कर लो। फेयर है ना? ठीक है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पर जो है बताता हूँ कौन कौन से हैं। आपको मुझे करीब आधा मिनट देना होगा, फाइल अपलोड होगी, उसके बाद हम कहानी को आगे लेके चलेंगे। जो फाइल मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ वो फाइल जो है थोड़ी सी पुरानी है, 2019 की है, बट इट हार्डली मैटर, सब चीजें सेम है। तो आप चाहें तो इससे, चाहें तो जो मैंने आपको अपडेटेड फाइल अपडेट सेक्शन में दी है उससे पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो अपडेटेड से पढ़ लीजिए, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, चलिए शुरू करें दोस्तों कहानी को। चलो सभी लोग फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे साथ साथ चीजों को याद करने की। एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, कर्सर वर्क नहीं कर रहा, जैसा आप देख रहे होंगे कुछ लिखा नहीं जा रहा। एक बार रिफ्रेश करके फिर कहानी को आगे लेके चलते हैं। एक और फाइल अपलोड करनी है, वो भी मैं अभी ही कर लेता हूँ। ओके मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप सेशन में बन रहे हैं। क्वेश्चन डैम बंद कर दिया गया है आपका, सभी लोग जरा इधर फोकस करेंगे। अब मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करें, कमेंट सेक्शन प्लीज खाली करें। चलिए ठीक है, क्योंकि अब जो मेरा एफर्ट लगेगा वो तभी आपके काम आएगा जब आप भी फोकस करेंगे, अदरवाइज मैं तो बता के निकल जाऊंगा, दिक्कत आपको आएगी बाद में पढ़ते समय। फोकस करेंगे सभी लोग। प्रियम्बल पूरा खा जाना है, इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना, हर एक चीज आपको प्रियम्बल के बारे में पता होनी चाहिए, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पूरा अच्छे से पता होना चाहिए इंक्लूडिंग दिस पोर्शन। इसके बाद आ जाते हैं इधर पार्ट 1। ये सब बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 1 वैसे मैं डिटेल में कवर कराऊंगा, बट फिर भी वैसे मोटा मोटा आपको पता होगा पार्ट 1 में क्या है। मैं मार्क करते चलता हूँ आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट। पार्ट 1 के चारों आर्टिकल पढ़ने हैं। इन शॉर्ट बताऊं, मैं आर्टिकल 51 तक सारे ही मार्क करूंगा, क्योंकि आर्टिकल 51 ए तक तो मैंने सारे ही आपको याद कराए हैं, तो पढ़ने भी सारे ही। आर्टिकल ये पार्ट नंबर 2 के अंदर मेनली 5 और 11 पढ़ना है। उसके अलावा जो है ये पेपर ने पूछा था, ये पेपर ने पूछा है, और पीआईओ वाला भी पढ़ लेना। देखो वैसे सारे पढ़ने हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, ऑल इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, फिर भी ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर है। ठीक है जी, ठीक है, समझ पा टिक करूं? और एक ही बात है यार, गोला टिक इसमें क्या फर्क है? मैंने लिख दिया ऊपर ऑल इंपॉर्टेंट है, सर्कल करते चल रहा हूं। नहीं तुलिका जी आ जाओ इधर। लॉ वाला पूछा गया आपके पेपर में, और ये स्टेट की डेफिनेशन का भी एक बार पूछा गया है। कहने की बात नहीं है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है। पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स याद कराया है। आर्टिकल 21A इज स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट, ये मतलब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का मान लीजिए, वैसे तो सारे ही पता होने चाहिए। उसके बाद 23-24 पता होना चाहिए,
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये चारों पता होने चाहिए। कोई रोने वाला बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में ना मिल जाए, क्योंकि उसे मैं रोने वाले को धोने वाला काम कर दूंगा कि सर ये सारे पढ़ने हैं क्या, अरे सर ये क्या हो गया, सब करना है। जी हाँ बिल्कुल करना है। इनफैक्ट आर्टिकल 31 जो ओमिट हो चुका है वो भी करना है, क्योंकि पेपर बहुत बार पूछ चुका है। इसके बाद आपको आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 35 ध्यान रखना है। 33 वर्सेस 34 आपको पता होना चाहिए। 33, 34 में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूँ। आ जाते हैं जी आगे। इधर सच बोलूं सारे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर कुछ भी पूछ रहा है, ऑल इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, फिर भी अपनी तरफ से थोड़े बहुत मार्क कर देता हूँ इसमें। जैसे सच बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ये मेरे दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर ने पूछा है, कमेंटमेंट भी आया है तो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला भी आया है, सारे मार्क कर देता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट मत करो, ये सब आपको एनोटेशन वाली फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, सारे के सारे 51 ये तक वैसे भी याद करने हैं अपने को। ठीक है, एनोटेशन वाली फाइल में मिल जाएगा। फिर भी अगर आप चाहो नंबर्स नोट करना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नंबर जिसने नोट करने वो कर लो, 1 से 4, 5 से 11 पूरा लिखना ऑल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 से लेकर सच में सारे ही पढ़ने हैं यार। तो देखो कितना ही मैं उसे पोलाइटली बोल दूं, बट काम तो मुश्किल ही है, मैं कितना ही उसमें मक्खन लगा लूं, बट है तो वो मुश्किल ही काम, सारे पढ़ने हैं। चलिए आगे, अब अच्छे दिन आने की उम्मीद है। यहां से मैं बीच बीच के कुछ आर्टिकल्स बताऊंगा, जैसे कि आर्टिकल 52, 54 टर्म ऑफ ऑफिस, ओथ और प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी भी पता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, 52, 54, 6, 7, 8, 60, 61। ठीक है जी, मैं अभी भी कहूंगा ये नंबर्स मत लिखो, बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, कोई सेंस नहीं रहेगा। पीडीएफ से ही पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। कुछ बच्चे कह रहे हाँ हाँ लॉल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी ये सब नहीं पढ़ना चाहते। और बातें देखो इनकी, कभी देखो चाय पीते पीते घर में कैसी बातें करते हैं। आ जाओ इधर, 63, 64, 65, 69, 66, 67। चलो आगे चलते हैं। 76 ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, 74 पूछा गया है, 72 वेरी इंपॉर्टेंट, 78 पूछा गया है। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो गई राज्यसभा, ये हो गई लोकसभा। जिसने अभी भी पेन कॉपी नहीं छोड़ा छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, बाद में आराम से नोट करना सब कुछ। 93 पता होना चाहिए, 89 पता होना चाहिए। ठीक है, 100 नंबर कहाँ गया, ये रहा। वोटिंग 112, अच्छा अगले पेज पे 112 ये पढ़ लेना। डिस्क्वालिफिकेशन 103 स्पीकर डिसाइड करता है, 112 वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 107, 108, 110। अरे बाबूजी सब लिखवा रहा हूँ, चिंता क्यों करते हो, तुम्हें पता है तो हमें ही पता है, थोड़ा बहुत तो हमें ही पता है, सब मार्क कर देंगे। मैं तो 112 इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतनी सी बात है, क्यों चिंता करते हो। 107, 8, 10, 12 ये बजट है, जिसे ना पता हो, बजट की बात हो रही है। 117 ये सब तो बता चुका हूँ, वैसे ये तो बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करे, मनी बिल फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस होता है। बहुत अधिकतर एसएससी के बच्चों को नहीं पता, इसमें एसएससी की बुराई नहीं कर रहा, आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि बच्चे इतना डिटेल में मतलब जनरली थोड़ा नहीं समझ पाते। आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन क्या होता है, पहले मुझे उस तरफ जाना होगा, मुझे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताऊं चलेगा। शॉर्ट में देखिए, बहुत बार क्या होता है, बिल की एडजस्टमेंट होती है, जो सीएजी ऑफ इंडिया है आपको पता होगा, मतलब अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, जिसे लगे कि सर ज्यादा बता रहे हैं तो याद रखना, आप ही लोगों ने डिमांड करी है। जो सीएजी ऑफ इंडिया उसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स बनाना, और सीजीए
को पावर दी गई है सीएजी के द्वारा, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को पावर दी गई है सीएजी के द्वारा कि सीजीए सेंट्रल, मैं फिर से बोलता हूँ, सीएजी स्टेट गवर्नमेंट के सारे लेखा जोखे का काम करता है और सेंटर का भी करता है, बट सेंटर का काम सीएजी ने अपना काम सीजीए को दे रखा है। सीएजी स्टेट और सेंटर दोनों को संभालता है, बट सीएजी ने क्या कर रखा है, स्टेट का काम तो अपने पास रखा है और जो सेंटर का काम है वो सीजीए को दे रखा है। समझ पा रहे हैं? यानी सीजीए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनसे एसोसिएटेड सब काम करेगा और स्टेट गवर्नमेंट से एसोसिएटेड सारे काम जो है सीएजी करेगा। अल्टीमेटली सीजीए सीएजी को रिपोर्ट देगा और वो रिपोर्ट वो सबमिट करेगा किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यहां तक आप समझे? बहुत बार क्या होता है, स्टेट्स के बीच में एडजस्टमेंट्स होते हैं, यानी यूपी ने बिहार को 1 लाख रुपए देने हैं और बिहार ने झारखंड को 2 लाख रुपए देने हैं। एक बार कंफर्म करिए, मेरे पार्ट पे इशू था, कुछ ज़्यादा ही डिटेल की एक्सप्लेनेशन हो गई, शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, जो आपस के हिसाब रखने होते हैं वो क्या होता है, अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, उनके अलग अलग हेड्स होते हैं, जैसे मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड, ऐसे करके अलग अलग चीजें होती हैं। सबको धक्का दो, शॉर्ट में बताता हूँ। भारत सरकार जो भी खर्चा करती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, क्या उसके लिए परमिशन चाहिए? आपको बताया गया था कि वो कुछ भी खर्चा करेगी तो उसे परमिशन चाहिए। वो खर्चा जो करती है उसका लेखा जोखा सीएजी करता है, ठीक है? सीएजी करता है ना, उसकी अपनी एंट्री में क्या क्या खर्चा हुआ आपको बताया गया था कि वो बाद में करता है। ही इज नॉट एन कंट्रोलर, ही इज जस्ट एन ऑडिटर, कि वो ऑडिट करते हैं बाद में, पहले नहीं। तो वो जो भारत सरकार पैसे निकालती है वो भी तो किसी एक्ट के तहत होगा, किसी आर्टिकल के तहत होगा। तो वो आर्टिकल जो है, आर्टिकल नंबर 114 है। 113 के अंदर एस्टिमेट्स दिए जाते हैं कि हाँ भाई इतना इतना खर्चा होगा, और 114 के अंदर वो विड्रॉ करा जाता है। यानी भारत सरकार को कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने की जो शक्ति दी गई है वो आर्टिकल 113 114 के तहत दी गई है, ठीक है? आई होप आप इतना समझ पाए हैं। आगे बढ़ते हैं जी, बहुत ही अलग डायरेक्शन में ले गया मैं चीजों को, बट क्या कर सकते हैं, आप ही ने डिमांड करी थी। 123 वेरी इंपॉर्टेंट है, 124 से दोनों पता होना चाहिए। 124 ए, NJAC पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा तो आई थिंक, मतलब ये भी पढ़ लेना, 124 पढ़ ही रहे हो तो बी भी पढ़ लेना। 129 131, हाँ 129 131 132 एपलेट अपील कर सकते हैं। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। एडहॉक वाला भी हाँ पढ़ सकते हो, 127 है ना वो, हाँ ये रहेगा। एडहॉक वाला भी मार्क कर देता हूँ। उसके अलावा 132 हो गया, एंसिलरी पावर्स, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, आई थिंक यहाँ पर इतना काफी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाला भी हम जो है, ठीक है, इतना मैं देखिए अपनी तरफ से वो मार्क करते चलता हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके ऊपर है, आप चाहे तो और भी जो है ऐड कर सकते हैं। वो प्रेसिडेंट वाला ऐड कर देता हूँ मैं, 143 ये रहा, कि भाई प्रेसिडेंट चाहे तो कंसल्ट कर सकते हैं। 148 से 151 सारे इंपॉर्टेंट है, ये पता होगा तो अच्छा रहेगा। 153 गवर्नर, वैसे ये सारे रीड कर लेना, ऑल रीड कर लेना, थोड़ा आइडिया लगा लेना कि भाई ये इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। 165 वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ओथ वाले जाने दो। 167, देखिए मुझे इस चीज का भी ध्यान देना है कि सारे ही मार्क ना हो जाए। 170 से 72, ये LA है, ये LC है, ड्यूरेशन है, क्वालिफिकेशन वाला भी ध्यान रख लेना। 175 ध्यान रख लेना। 174 भी मार्क कर ही देता हूँ, पढ़ ही रहे हो तो सारा पढ़ लेना। डिप्यूटी स्पीकर, स्पीकर, चेयरमैन वाला 182 हो गया। यहाँ पे तो ऐसा कुछ खास नहीं है।
स्टेट बजट मनी बिल, इससे पहले आप बोले, मैं ही बोल देता हूँ 199। देखिए स्टेट से फिर भी कम सवाल आते हैं, यूनियन से ज्यादा सवाल आते हैं। दो 219, पंचायत 243 वाली बात ध्यान रखना, इसमें 243B और C, ये मेन ध्यान रख लेना। 243 तो ध्यान रखना, ये पहला है। और इसका ये ध्यान रखना है 243B है, वो 243 था, ये सब मैं वैसे बता चुका हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है। पहला आखिरी आपको जो है ध्यान रखना है। कई बच्चे तो सोने चले गए हैं, ऐसे ही होता है इस क्लास में हमेशा। रियलिटी है ना, ये रियलिटी है बेटा, ये जीवन है। आपको क्या लगा पार्ले जी खा लेंगे आप बचपन में तो जीवन आसान हो जाएगा? 280 फाइनेंस कमीशन, अब जैसे ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, अब ग्रांट का मतलब क्या होता है? ग्रांट्स इन एड दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को, जिससे कि राज्य सरकार जो है तरक्की कर सके। अब ग्रांट लोन में क्या डिफरेंस होता है? ग्रांट दी जाती है जिसकी वापसी नहीं होती, यानी दे दी तो दे दी, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए दी जाती है। लोन जो है क्योंकि उसका नाम ही लोन है तो वापस लिया जाता है। आर्टिकल 300A ध्यान रखिएगा क्योंकि उससे उल्टा है, 300 भी ध्यान रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसे वैसे रीड कर लेना एक बार, रीड, ये वाले रीड कर लेना। 308, 312, 316, 320, ये 4 ऑप्शन बन के आए थे आपके पेपर में, और उसके अंदर जो है 312 सही आंसर था। शायद आपको याद हो वो सवाल, या 320 फंक्शंस वाला। शायद क्वेश्चन में क्या करेगा, वो स्टेटमेंट देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद फंक्शंस ऑफ पीएससीज, तो आपको ऑप्शंस देगा इस तरीके के, तो आपको सारे ही जो है पता होने चाहिए। अब देखो अगर आपको 316 पढ़ना है तो 315 भी पढ़ना पड़ेगा, उसी तरीके आप आगे चलोगे पावर वाला 318 पढ़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ऐसा नहीं कि जिसपे गोला मारा बस वही पढ़ना है, थोड़ा सा तरस खाना खुद पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते चलना। जैसे ट्रिब्यूनल है, इसमें तो 2 ही है तो पढ़ के खत्म करना, पढ़ ही लेना इसे तो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 324 इलेक्शन कमीशन से जुड़ा है, ये सारे पढ़ने हैं जी। रीड ऑल 330, 31, 32, 33 तो पढ़े ही लेना। ये आपको पता है ना 70 ईयर के बाद खत्म हो जाएगा, फिर चेंज करके 80 ईयर्स हो गया है, यही मैं आपको वहां पे समझाना चाह रहा था। क्योंकि ये पुराने वाला फाइल अपलोड करिए तो यहाँ पर आपको बस वो दिख नहीं रहा, जो आपको मैंने अपडेट सेक्शन में फाइल दी है उसमें ये सब चीजें भी उम्मीद है होंगी, क्योंकि वो मैंने कोर्स से ठीक पहले ही डाउनलोड करी थी भारत सरकार की वेबसाइट से। 343 हो गया स्टेट की ऑफिशियल और अपना यूनियन की ऑफिशियल। 352, 356 और 360 ये पता होने चाहिए आपको। 365 भी पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने की बात नहीं है। 369 ये सारे ही रीड करने हैं जी, रीड ऑल, ये सारे पढ़ने हैं। ठीक है जी, इसे भी एक बार रीड कर लेना आप लोग। अब आ जाओ अनुसूचियों पे, ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट है आपके, पहली से लेकर 12वीं तक ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आपको ऑल रीड करने हैं, ये सारे के सारे आपको रीड करने हैं। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? केसेस पूछे गए हैं कई जगह, आप मुझे उनके कुछ सवालों की फोटोज भेजिए कल की क्लास में, मैं जानना चाह रहा हूँ केसेस आप किस तरीके, आप किस चीज को रेफर कर रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट कल की प्लस की क्लास में आप मुझे डाउट सेक्शन में भेजिए, मैं देखना चाहता हूँ। देखिए ये जो आप कह रहे हैं जनरली आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस से अपने नोट्स में लिखते चलिए, बस काम कर जाएगा। ओनली रीड लर्न भी सर नहीं, रीड करना है क्योंकि ये नॉवल है, नॉवल पढ़ने से क्या होता है, कॉमन सेंस बढ़ता है। अरे मेरे दोस्त, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में रीडिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट्सएप भेजा है क्या मैंने कि पढ़ लेना? याद करना है, रट्टे मारना है, घोट के पीना है। मैं समझता हूँ दिमाग में लोड ज्यादा हो गया है, कई दिन के बाद क्लास हो रही है, फिर भी पढ़ना है।
ठीक है जी, ये मैंने सब आपके लिए ऐड करके इस फाइल के अंदर छोड़ दिया है। अब मैं चलता हूँ आगे और आपको मैं एक बढ़िया सी बात बताता हूँ। मैं आपको इस क्लास के अंदर अभी पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा और आपको उसके बाद फ्री कर दूंगा। क्या आप तैयार हैं? चले आगे। आपको जो है मैं 1 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ। क्लास में मैं हूँ, बीच में कहीं जा नहीं रहा, थोड़ा सा आपका दिमाग शांत हो जाए उसके लिए ब्रेक दे रहा हूँ। मैं बस पानी पीऊंगा, उसमें आप भी आराम से बैठे रहिए और फिर हम चलेंगे आगे, पार्ट 1 को समझेंगे। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, मैं आपको फिर फ्री कर दूंगा और उसके बाद आपके डाउट्स लेके क्लास को एंड कर दूंगा। ठीक है, डाउट्स भी 20 के आसपास है, तो वैसे मैं चाह रहा था 1.5 घंटे की क्लास हो, बट देखते हैं 1.5 पौने 2 जितना लगेगा लग जाएगा। ठीक है, चलो 1 मिनट का ब्रेक है आपका। मैं क्लास में लाइव ही हूँ, आप लोग चाहें तो थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। यस आयान जी, वो सब पढ़ाया जाएगा, चिंता ना करें। प्रतिभा जी, एक अच्छी बात बताऊं, ये एक दिन में याद नहीं करना, इसके लिए अपने पास काफी समय है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 4-5 हिस्सों में तोड़ देते हैं। और कैसे करेंगे जी, हमने बांध लिया कि मान लेते हैं अपने को 100 आर्टिकल याद करते हैं, तो हम क्या करेंगे जी, पहले बांध लेंगे जी आज हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक याद करेंगे। फिर कल जब हम उठेंगे तो हम कल सोचेंगे पार्ट 1 से पार्ट 3 हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और पार्ट 4 और 5 भी मैं याद कर लूंगा, क्या कर लूंगी, है ना। इस तरीके धीरे धीरे अपने को आगे बढ़ना है। एक दिन में सब कुछ याद हो भी नहीं सकता और करना भी नहीं है। ठीक है, और काफी सारे आर्टिकल्स ऐसे जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, अभी जो मैंने गोले मारे हैं तब आपको ज्यादा लगा होगा, बट क्या मैंने आर्टिकल 123 नहीं पढ़ाया, क्या 213 नहीं पढ़ाया, क्या बजट नहीं पढ़ाया, मनी बिल, फाइनेंस बिल, शुरू के 51 आर्टिकल, तो ये सब चीजें तो आप ऑलरेडी जानते हैं। ये तो बस मैंने अभी आपके लिए मार्क करा है, तो आपको ज्यादा लग रहा है, एक्चुअली उतना ज्यादा है नहीं है। ठीक है, चलें जी आगे, शुरू करी जाए कहानी। और अगर ज्यादा है भी तो क्या कर सकते हैं, यही जीवन है। डाटा ज्यादा हो जाता है, उसको कैसे करें? अरे भैया, करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, कोई रास्ता नहीं है मेरे दोस्त, करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। आपको मैं बताता हूँ आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 3 क्या है और आर्टिकल 4 क्या है। उसके बाद मैं आपको यहाँ से फ्री कर दूंगा। फोकस करेंगे सभी लोग स्क्रीन की तरफ। पेपर बहुत बार पूछ चुका है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी या क्या, इस तरीके का सवाल आपसे पेपर जो है पूछ चुका है बहुत बार, आपको शायद ये बात पता होगी, है ना। तो सबसे पहले इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बात कही गई है आपका आर्टिकल 1 के अंदर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कहा गया है कि भारत जो है, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी इंडिया का जो नक्शा है, उसमें क्या क्या आएगा, जो भी स्टेट्स हैं वो सारे आएंगे, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सारे आएंगे, और उसके अलावा और भी चीजें जो हम आपस में समय के साथ हम एक्वायर करेंगे। यानी कल को हो सकता है भारत पेरिस को अपने कंट्रोल में ले ले, तो क्या पेरिस भी भारत हो जाएगा? यस। यानी ऐसा नहीं है कि कोई चीज अगर स्टेट और यूटी दोनों में नहीं है तो भारत नहीं है। देखो, मान लेते हैं हमने आज एक इलाके पे कब्जा कर लिया, उसे यूटी बनाने में हो सकता है समय लग जाए, हमें हो सकता है 4 दिन लग जाए, हो सकता है 4 साल लग जाए, तो ऐसा नहीं उन 4 दिन के लिए वो भारत नहीं है। जैसे ही वो भारत का हिस्सा बना, जैसे ही वो भारत का हिस्सा बना, वो इस पर्टिकुलर अपने एरिया के अंदर माना जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। क्या बात को आप समझ पाए? यानी हम स्टेट्स, यूटीज और इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर कवर होता है। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 के लिए आप इधर फोकस करिए, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ये मैंने बेयर एक्ट से उठाया, तो आपको ये सब इसके अंदर मिलेगा। 2A वगैरह को जाने दीजिए, ये हट चुका है, इसे इग्नोर कर सकते हैं। अभी के लिए आप जो है, जो आपको बताया जा रहा है उस पर फोकस करिए। आर्टिकल 2 के अंदर आता है कोई नए स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट हो जाए या फिर एडमिशन हो जाए, और आर्टिकल 3 के अंदर आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। क्या फर्क आपको समझ आया? क्या है, क्या कीवर्ड में आपको फर्क समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली फर्क क्या है? अब इसमें बड़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है कि जैसे जो स्टेट का रीनेमिंग होगा, आर्टिकल 3 जो है उसके लिए प्रेसिडेंट पहले रिकमेंड करते हैं, बट आर्टिकल 2 के लिए नहीं करते। अब अपन इस तरफ नहीं जाएंगे, हम सीधी बात रखते हैं। आर्टिकल 3 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और यूनाइटिंग टू स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स। यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। यानी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, यूपी को तोड़कर उत्तराखंड बना, या फिर यूपी और बिहार को मिला के एक नया राज्य बना दिया, या फिर यूपी बिहार एमपी के थोड़े थोड़े हिस्सों को तोड़ के एक नया राज्य बना दिया, किसी स्टेट को बड़ा कर दिया, किसी स्टेट को छोटा कर दिया, किसी की बाउंड्री चेंज कर दिया, किसी का नाम बदल दिया गया, जैसे उड़ीसा का नाम हमने बदला है। ये सारी चीजें कवर होती है आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं?
अब आप मुझे बताइए तेलंगाना 2 से बना होगा 3 से बना होगा? बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हैं ना क्यों? बट अगर हम मान लेते हैं, यहां पर ध्यान से पढ़ो, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन न्यू स्टेट्स, यानी अगर हम पेरिस को अपने कंट्रोल में लेते हैं तो वो किसके अंदर आएगा? ये बहुत बच्चों को फर्क ही नहीं पता होता, 2 वर्सेस 3 नहीं पता होता लोगों को। समझ पा रहे हैं 2 और 3 में क्या फर्क है? यहाँ पे न्यू स्टेट्स को लाया जा रहा है और यहाँ पर हम इंटरनल रीएडजस्टमेंट्स को कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है जी? फोकस करिए। एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 2 और 3 शैल, अच्छा ये एक्चुअल पॉलिटी ऐसे ही पढ़ी जाती है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वो तो मैं आपको उस तरीके पढ़ाता नहीं बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वो बहुत मुश्किल है, बट एक्चुअली जब आप देखेंगे तो चीजें ऐसे ही पढ़ी जाती है। कल को जब आप एक इंस्पेक्टर बन जाएंगे या फिर डब्ल्यू बन जाएंगे या फिर आप और किसी पोस्ट पे जाएंगे, आपको दिन भर वहां पे बैठ के इसी तरीके चीजों को पढ़ना है, इस बारीकी से, जैसे मैं रुक रुक के कीवर्ड्स को पढ़ रहा हूँ ऐसे ही पढ़ना होता है। Laws made under Article 2 and 3 to provide for amendment in the first and fourth schedule and supplemental incidental consequential matters। सीधी बात बताता हूँ क्या है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से एसोसिएटेड कुछ भी चेंज होंगे तो वो आर्टिकल 368 के तहत कवर नहीं होंगे। क्या मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ? बताया ना भाई, आर्टिकल 368 जब पढ़ाया था तो 2-3 तरीके के अमेंडमेंट पढ़ाए थे, इसमें सबसे पहला बताया था कि ये 368 के अंदर कवर नहीं होता, ये वही वाली बात है। उसके अलावा जो भी चेंजेस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में होंगे उसकी वजह से पहली और चौथी अनुसूची पे असर पड़ेगा। क्यों ना देख ही ले, पहली और चौथी अनुसूची है क्या अपने पास? है तो सही फाइल। पहली क्या लॉजिकल है इस पे फर्क पड़ना कि भाई कोई नया राज्य बना है, टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, साइज उसका प्लस माइनस हुआ है, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। चौथा क्या है जी? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऑब्वियसली अगर राज्य बदला तो राज्यसभा की सीटें भी बदलेंगी, तो सीटें भी, एलोकेशन जो सीटों का है वो बदल जाएगा। भी पहले छत्तीसगढ़ नहीं था तो एमपी की सीटों का काउंट अलग था, बट अब छत्तीसगढ़ आ गया तो छत्तीसगढ़ को वो सीटें चाहिए राज्यसभा में, तो उसकी वजह से एमपी की कम करके छत्तीसगढ़ को देनी पड़ेगी। ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। ठीक है, आप समझ गए। पहले वाले में तो ऑब्वियसली जो मैप है उसमें चेंज आएगा पहली अनुसूची में, और चौथे वाले में सीट्स का चेंज आएगा। क्या आपको चारों बातें समझ आई? मैं एक बार पूरे पार्ट 1 का निचोड़ बताता हूँ। आर्टिकल 1 भारत के अंदर क्या क्या आएगा। आर्टिकल 2 कुछ नया हिस्सा जब भारत का हिस्सा बनेगा, कोई नया इलाका जब भारत का हिस्सा बनेगा तो वो आर्टिकल 2 के तहत आएगा। जब हम इंटरनल चेंजेस इन बाउंड्री करके कुछ भी करेंगे तो वो आर्टिकल 3 के तहत आएगा। और आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत जो भी हुआ है उससे पहली बात फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल पे असर आएगा। दूसरी बात वो आर्टिकल 368 के अंदर कवर नहीं होगी। नो सच लॉ shall be deemed to be an amendment to the constitution या of the constitution for the purpose of article 368। क्या बात को आप समझ पाए दोस्तों? पक्का? ये ध्यान रखना, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में एक फर्क है। आर्टिकल 3 के लिए प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये चाहो तो लिख लो, इज नेसेसरी। आर्टिकल 3 से स्टेट बनाने के लिए और आर्टिकल 2 से स्टेट बनाने के लिए नो सच प्रोविजन। फर्क समझ पाए? नोट कर लेना, थोड़ा इन डेप्थ हो गया है ज्यादा, आई अंडरस्टैंड एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा है, बट कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। शाम एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी चीजें आर्टिकल 2 और 3 के अंदर हुई, क्या हुई? नया राज्य बना, कैसे बना वो डिपेंड करता है कि अगर हमने कोई बाहर के इलाके को कंट्रोल में लिया तो 2, अपने इलाके को टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ नया बनाया तो 3, बाउंड्री चेंज हो गई, नाम चेंज हो गया, जो भी कुछ हो रहा है, अगर ये 3, अगर ये होता है तो पहली बात इससे पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची पे असर आएगा। क्यों? क्योंकि पहली अनुसूची में उसका नाम और उसके एरियाज मेंशन्ड है और चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटें मेंशन्ड है। और सेकेंडली वो आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसके बारे में डिटेल में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। डेफिनेट जनरली यस, देखिए प्रेसिडेंट ऑफिशियली जो बातें हैं ना डेफिनेट वो आपको स्क्रीन पर लिख के बताई जा रही है, बिकॉज पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रस्ताव तो देखिए लोकसभा में कुछ भी होगा तो जनरली एमपीस के द्वारा ही करा जाता है, बट ऑफिशियली जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट जब अप्रूवल देंगे तो ये काम होगा। और परमिशन लिखा गया, दैट मींस कोई तो परमिशन मांगेगा। अब परमिशन वही मांगेगा जो उस इलाके का हिस्सा है, भाई जो यूनियन गवर्नमेंट का हिस्सा है, जो कि जनरली एमपीस ही होंगे। बाकी ऐसा कहीं मेंशन्ड नहीं है, जो मेंशन्ड पॉइंट है वो मैंने आपको स्क्रीन पर लिख के दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब एक और अच्छी बात बताता हूँ। यहाँ पर ये क्लास कंक्लूड हो गई है।
तो सर मजा आ गया, यही तो हम सुनना चाहते हैं सर, वो भी अब लाइव, अब 15 सेकंड वेट ही नहीं करना पड़ा हमें एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सीधी बात करता हूँ, यहाँ पे क्लास कंक्लूड होती है। अब आपसे मैं मिलूंगा कल रात को 10 बजे। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे पढ़ लीजिएगा, आपका भला हो जाएगा, क्योंकि सच में क्वालिटी कंटेंट है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं प्रीवियस ईयर से बहुत अच्छे से गो थ्रू करता हूँ, और उसके बाद मैं जो कंटेंट आपको पढ़ाता हूँ इससे भी गो थ्रू करता हूँ, और ये आपस में काफी हद तक मैच होते हैं। तो कृपया इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट इज टफ, बट क्या कर सकते हैं। आपको 90,000 रुपए महीने की अगर नौकरी चाहिए तो फिर आपको थोड़ा तो मुश्किल पड़ना पड़ेगा ना। अब आपको लगेगा सर 90,000 कैसे, अरे बस जाते जाते थोड़ा सा आपको बढ़िया बात बता जाता हूँ। बताओ जी, बेसिक पे आपका कितना है? जो जाना चाहे जा सकता है, 2 मिनट लेके वैसे ही मैं आपको फ्री कर दूंगा। बताओ लेवल 7 का बेसिक पे कितना होता है? अरे 44,900 4600 तो बहुत पहले की बातें है ना, ये आपका बेसिक है लेवल 7, ये बेसिक पे होता है। डीए इस समय चल रहा है 50 हो जाएगा, अभी आया नहीं है, 46 है ऑफिशियल, अब 50 हो जाएगा जनवरी से, 50 या 49 में से कुछ होगा। 45,000 का आधा, 46 तो जुलाई में लगा है ना, जनवरी भाई फरवरी आ गया, कुछ दिन में डिक्लेयर होकर हो जाएगा 50। जुलाई का है 46, जुलाई टू दिसंबर वॉज 46, अभी आया नहीं है। बट नहीं नहीं, मार्च से नहीं है आयुष्मान, मार्च में तो अनाउंसमेंट होता है, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम जनवरी 1। कितना हो गया, इसका आधा करो, 45 का आधा करना है 22.5। वाई सिटी पकड़ ले एवरेज में, दिल्ली की बात नहीं करते, वाई सिटी पकड़ लेते। एच आर ए 18%, निकालो निकालो 18% इसका, 45,000 का 20% निकालो पहले, 9,000, 2 हटा दो। बताओ, चलो आप बताओ यार, मैथ्स के तो आप तेज हो। 18%, 9,000 पकड़ ले मोटा मोटा, इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस आपको अलग मिलता है, वो 3,000 पकड़ लो। कितना हो गया बताओ? 31, 45, 90,000 पहुंच गया करीब। माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डी, कितना होता है बेसिक प्लस डी आपका? कितना है? 67, 6700 इसमें से माइनस होके चला गया आपके एनपीएस में, फिर भी कितना बचा? आप समझ पा रहे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? 83 के आसपास। एक्चुअली जो इन हैंड आती है, तो मैं थोड़ा सा आपको नंबर्स बढ़ा के बताया है। वाई सिटी लेवल 7 विदाउट इनकम टैक्स 73 के आसपास आएगी आपकी इन हैंड। ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स डिडक्शन वगैरह बहुत सारे उसमें चीजें हैं, वो अगेन वो डिपेंड करेगा, आप ओल्ड में जाते हैं न्यू में जाते हैं, ओल्ड में कुछ इन्वेस्टमेंट है क्या है, वो तो कोई लिमिट ही नहीं है उन बातों की। मोटा मोटा ये है, और उसके अलावा 15,000 रुपए महीना आपके एनपीएस में अलग से जुड़ते हैं, क्योंकि 10% जो है आप डालते हैं, 14% गवर्नमेंट भी डालती है, तो 24% जुड़ता है। 24% ऑफ बेसिक प्लस डी हर महीने जाता है। एक्स वाई वाई प्लस जेड ये सिटीज हैं। यस आयुष्मान, मोटा मोटा मान के चलिए, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ 90 के, ये एक्स सिटी की बैठती है। ये यहाँ पे थोड़े नंबर्स मैंने बढ़ा के बताया है फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। ऑब्वियसली दिल्ली में करीब आप मान के चलिए इन हैंड 80 के आसपास आ जाती है, क्योंकि दिल्ली में एचआरए भी तो 27 होता है ना। अब अगर ये 50 से ऊपर हो गया तो एचआरए 30 हो जाएगा, और वाई सिटी में 20 हो जाएगा, जेड सिटी में 10 हो जाएगा। वाई सिटी में ना 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 आयुष्मान 70 प्लस चेक करिए, लेटेस्ट सैलरी स्लिप किसी की मंगवाई है, उसमें इनकम टैक्स को इग्नोर करिए, ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स होगा जो आप बोल रहे हैं। जेड सिटी में थोड़ा थोड़ा कम कर लो, 5-6 हजार कम कर दो आयान, देखो बराबर रहता है। एक्स सिटी का खर्चा भी ज्यादा है, जेड सिटी का खर्चा भी कम है, तो मोटा मोटा बराबर सा रहता है, तो इतना मत सोचो। दिल्ली में जो मकान लोगे 20,000 का किराए पे, वही वाई सिटी में लोगे 12-13 हजार का किराए पे, वही जेड सिटी में आपको 8,000 का मिल जाएगा, तो बात सेम सी रहती है। ठीक है जी, चलो कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है, तो मैं इस पे आपको कोई जबरदस्ती आपको रोकना नहीं चाह रहा क्लास में, तो बस फर्ज था मेरा थोड़ा सा आपको जगाना, इसलिए जगाया है। ठीक है जी, चलो लेवल बढ़ता है विद प्रमोशन, नॉट हर साल, इंक्रीमेंट लगता है। 44,900 वाला इंसान जाता है 46,200 पे, फिर आता है 47,600, 49,000, 50,500। अरे बहुत कुछ है, अभी के लिए इतना मत सोचो, अभी के लिए फोकस करो सिर्फ सिलेक्शन में। अब ये मत पूछना मुझे इतना कुछ कैसे पता, और पता है तो सर आप ये क्यों नहीं बताते, आप क्या करते हैं, क्या करते थे, कुछ क्यों नहीं बताते सर? जो नहीं है वो बता देते हैं, हम ये थे वो थे, आप मतलब हो के या थे के नहीं बताते आप क्या है क्या थे, ये क्या बात हुई सर? ये तो गलत बात है आपकी। मैं तो पहले बैंकिंग का भी नहीं बताता था, वो तो मैंने बता दिया था एक आध बार ऐसे, फिर वो सभी को पता लग गया आप लोगों को। ऐसे 1-2 बार मैंने मार्क्स का डिस्कशन कर लिया किसी बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, वो भी सबको पता लग गया, तो मैं तो जरा शांत रहता हूँ। सी व्हाट आई हैव डन इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू नीड टू डू इज इम्पोर्टेंट, राइट? मैंने क्या करा, क्या फर्क पड़ता है? आप ज्योग्राफी पिछले बैच से कंप्लीट करिए शुभम जी। आप लोग बस ये सोचा करो कि कम से कम कोई है जो अपनी तारीफ करने की जगह आपको जिंदगी में कुछ बनाने के लिए मेहनत करता है। वरना सबसे आसान काम है मैं अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, मैंने ये करा वो करा, बट मुझे ऐसा लगता है उससे कुछ नहीं होगा।
मेरा काम यहाँ पर है आपको आगे बढ़ाना, तो मैं हर बात जो करता हूँ वो आपको आगे बढ़ाने की होती है, ना कि मैंने क्या करा उसकी। गुड नाइट। जो जाना चाहे जा सकता है। दीपक जी का डाउट है दिसंबर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सही, ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़िया है। बहुत बढ़िया, एफर्ट आप अच्छा कर रहे हैं। इंग्लिश में देखिए, वैसे मैं सजेशन दूंगा आप किसी इंग्लिश के एजुकेटर से एक बार बात करिए, बिकॉज वो वो इस चीज में ज्यादा डील करते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से एक जीके का एजुकेटर बन के जो बता सकता हूँ, वैसे मेरे इंग्लिश में नंबर अच्छे थे, मेरा ख्याल 25 में से 24 सवाल सही थे या 25 सही थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं 24 पे खेल लेता हूँ। वैसे जहां तक मुझे याद आ रहा है 25 सही थे, फिर भी मैं मान लेता हूँ 24 सही थे, तो मैं हकदार हूँ आंसर देने का। मैं आपको उतना बता देता हूँ, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए मेरे हिसाब से, अच्छे से समझ कर, याद कर कर नहीं, समझ कर, कि भाई अगर वो एरर आया तो क्यों आया। वोकैबुलरी के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं अपने को, ऐसा नहीं कि बस सही वाला टिक कर आगे बढ़े, नहीं, बाकी तीन का मतलब भी अपने को नोट करना है। एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा, बट आई थिंक दिस विल हेल्प। उसके अलावा जीके के लिए एक तो प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर से, और इसके अलावा मेरी स्पेशल क्लास जो 8 बजे मैं देता हूँ ये लगाना है, और इन दोनों के ही नोट्स बनाने हैं। समय ज्यादा लगेगा जीके में, बट यही एक रास्ता है मेरे हिसाब से। करंट के लिए मंथली मैगजीन्स या क्वार्टरली मैगजीन्स कर सकते हैं, बस आई थिंक इतना ही है अभी के लिए। तो बाकी प्लस पे चाहे तो किसी एजुकेटर से कवर कर सकते हैं। यस मोना सिद जी, आई होप मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इस क्लास से मिल जाना चाहिए, बाकी एक बार चेक कर लेना। पिछली जो क्लासेस का नहीं मिला था उनका आई थिंक नहीं मिलेगा। इसके लिए तो आई थिंक प्रैक्टिस है बस, और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी यार, क्योंकि मतलब प्रैक्टिस वाला ही काम है। जीएस में मार्क्स कम आ रहे हैं, इसके लिए प्रैक्टिस रिवीजन कैसे करें, क्या तो सब्जेक्ट की प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी पढ़ना है यार। अब एक बार शुभम ये देखो कि क्या सच में पढ़ लिया अच्छे से। देखो प्रैक्टिस से जीके में बस ये पता लगता है कौन सा टॉपिक नहीं आता। जैसे कि मैंने पढ़ा और मेरा कांग्रेस के सेशन का गलत हो गया, तो उससे बस मुझे इतना पता लगा भी मेरा कांग्रेस के सेशन तैयार नहीं है। मुझसे अगला स्टेप होना चाहिए कांग्रेस के सेशंस को थ्योरी से पढ़ना। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिस से बस हमें वो टॉपिक्स मिलते जो वीक है, तो प्रैक्टिस चाहे थोड़ी सी स्लो कर लो, बट वो टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते चलो। मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 करो, 3 करो, 1 करो, इट डज नॉट मैटर, बस ये कि जो भी पढ़ो उसे बस अच्छे से पढ़ो। बस मैं सच में मैं इसी फिलोसफी पे जिया हूँ शुभम, और शायद उसी वजह से यहाँ तक पहुंचा भी हूँ। जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, अपने आप धीरे धीरे चीजें सही हो जाती है। बाकी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की करना, स्पेशल क्लास से भी कर सकते हो, और समय देना पड़ेगा शुभम। ये वो चीज नहीं है जो 1 महीने में ठीक हो जाए, इसमें लगते हैं 2 4 5 महीने लग जाते हैं। आयुष्मान देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कोई सा भी एक्ट जो पार्लियामेंट में आता है वो पार्लियामेंट से हट भी सकता है, ये लॉजिक है। यानी एक नया एक्ट आएगा जो कहेगा जी वो नहीं था, बट यहां पर सोचने की बात यह है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी। यानी एक ऐसी चीज है जो कि सही है, तो सही चीजों को नहीं हटाया जाता, बिकॉज 5 साल पता भी नहीं लगता कब खत्म हो जाते हैं। तो theoretically it can be removed, but I think it will never be removed, because obviously ये सोचो ना, जो रिजर्वेशन 10 10 साल वाला चल रहा है वो आज तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लगता है कि अभी वो समय नहीं आया उसे खत्म करा जा सके। सिर्फ एंग्लो इंडियन वाला जाके अब खत्म हुआ है आजादी के इतने साल बाद। तो ये चीजें तो आई थिंक ये एक्सटेंड होती चलेगी फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। आई होप जल्दी से वो इक्वालिटी जो अटेन करनी है वो हो जाए, जिससे हट जाए, इसकी नीड ही ना पड़े। बट एज पर द करंट सिनेरियो इट विल नेवर एंड, ये तो चलता ही रहेगा। बट करा जा सकता है क्या? जी हाँ। देखिए गवर्नमेंट जो है वो जो चाहे कर सकती है, और उन्हें अधिकार देते हैं हम वोट डाल के, वो जो चाहे कर सकती है। पहले इंग्लिश मैथ्स नहीं, नहीं सचिन जी ये गलती मत करिएगा, वो नहीं हो पाएगा। जीएस को साथ साथ लेके चलिए। राहुल जी ये जो सवाल है इनकी कोई लिमिट नहीं है। अब ये वैसा ही देखिए कुछ हो गया कि मतलब अब सोचो इसके लिए मैं कितने कितने रूल्स पढ़ूंगा। तो मैं अगर आपकी जगह होता मैं तो सिंपली इस क्वेश्चन को स्किप कर देता, बिकॉज अपने से आर्टिकल याद नहीं हो रहे। अब बताओ ये कोई सवाल है कि मैं कितने ही रूल पढ़ लूंगा? आप बताओ। ये तो चलो किसने गूगल मार के ऐसे सोल्यूशन बनाना इजी काम है, बट एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू पे समझो क्या बेचारा कितना पढ़ेगा। तो मैं अगर होता तो मैं इसे कहता रैंडम सवाल है, छोड़ो मुझे नहीं चाहिए नंबर, मैं आगे बढ़ जाता। बाकी पढ़ना चाहे गूगल करे, पढ़ते रहे बैठ के, कोई लिमिट ही नहीं है। छोड़ना ही पड़ेगा राहुल, आप खुद सोचो ना, मैं आपको बैठ के 193 बता भी दूं, वो 191 दे देगा, अगली बार 189 दे देगा, 187 दे देगा, कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैं तो छोड़ूंगा ऐसे सवाल को। रिवीजन
राहुल जी मुश्किल काम है, मैं जानता हूँ, रिवीजन करना होगा, मल्टीपल रिवीजन लगेंगे। राहुल जी इन शॉर्ट बता दो रूल्स क्या है, आप सवाल कोई पढ़ के समझ सकते हैं। द लोकसभा डिस्कशन अंडर विच रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इन्वॉल्व अ फॉर्मल मोशन बिफोर द हाउस। देखिए कोई भी चीज जब होती है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि इस तरीके होना चाहिए। भाई कोई एक तरीके का मान लेते हैं डिस्कशन है, तो वो इस पर्टिकुलर चीज में होगा कि पहले हमें स्पीकर से परमिशन लेनी होगी। दूसरा होता है जी हमें हर ऑल्टरनेट फ्राइडे को करना होगा, तो वो सब भी तो कहीं लिखा गया होगा ना, तो वो सब रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग्स में लिखा जाता है। राज्यसभा की भी होती है ऐसी, लोकसभा की भी होती है। तो चेक करना पड़ेगा, तो बोनस गया होगा बाद में, क्या हुआ होगा, ये सब तो गलत ही है। नहीं बट ये सवाल आप दिखा रहे हैं मुझे 2022 का हो गया है सवाल ना, चेक करना पड़ेगा, गलत है ये सवाल तो। नहीं 23 में तो चलो पेपर हुआ है ना, नहीं 22 नहीं 23 का ही हुआ है, तो 7वें महीने का पेपर है। गलत ही है, पता नहीं क्या है, ये गलत है। अजीत जी मैं रिपीट करता हूँ, देखो शॉर्ट में एग्जाम ओरिएंटेड बात बताता हूँ। आर्टिकल 112 जो है वो बजट में डील करता है। वो कहता है जी ये पैसा है, ऐसे ऐसे आया, इतना एक्सपेंस हुआ, इतना हमारी कमाई हुई, इतना रेवेन्यू, इतना एक्सपेंडिचर, ये सब है। अब जो बजट होता है, बजट का मतलब है कि मेरे हिसाब से इतना खर्चा होगा, उससे उसमें पहले आते हैं बजट एस्टिमेट्स की अंदाजन इतना खर्चा होगा, ये लिखा है 113 में। 114 कहता है कि जो भी पैसा सरकार के अपनी गुल्लक में से निकलेगा, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, वो पावर आती है 114 के तहत यूनियन गवर्नमेंट के पास। यानी यूनियन गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो पैसा निकालती है, वो आर्टिकल 113 114 के तहत निकालते हैं। 13 में एस्टिमेट्स की बात करी जाती है, 14 में वो एक्चुअल नंबर्स की बात करी जाती है। जो मैं आपको बता रहा था, बीच में लैग आ गया तो बात टूट गई होगी, वो ये था कि सीएजी ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर पूरा लेखा जोखे को अपने पास मेंटेन करता है कि जो भी यूनियन पैसा निकालती है और उसके बाद वो बहुत सारा पैसा स्टेट्स को देती होगी, ऐसी स्टेट 1 स्टेट 2 को देता होगा, ऐसी कभी कभार स्टेट 1 जो है यूनियन को वापसी देता होगा, लोन का इंटरेस्ट वगैरह। ये जो पूरा लेखा जोखा है, जो अकाउंटिंग है, ये करती है कौन? सीएजी ऑफ इंडिया। सीएजी का काम दो है, एक ऑडिट करना है, एक अकाउंट्स, तभी आपकी डब्ल्यू की भी पोस्ट दो है, एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एक असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो अब सीएजी ने क्या कर रखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज यानी स्टेट लेवल का पूरा मसला है वो अपने कंट्रोल में ले रखा है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे तो आपका पूरा लेखा जोखा जो है वो सीएजी कराता है अपनी ही एक ब्रांच से, जो कि है सीजी। तो सीजीए को सीएजी ने पावर दे रखी है कि भाई सेंट्रल का पूरा मसला आप संभालेंगे। ऐसी डिफेंस का एक अलग चलता है, जैसे सीजीडीए के नाम से आप जानते हैं, सब आपने सुना होगा कभी, अलग अलग पोस्ट, सीजीडी अलग होता है, सीजी अलग होता है, सीएजी अलग अलग है। तो इन सब का हेड जो है वो सीएजी ही है, सीएजी ये सब पावर जो है सीजीए को देता है। इन शॉर्ट आपको ये पता होना चाहिए कि 114 जो है वो बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने से एसोसिएटेड है। ठीक है, वो तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा था, वो तो एक बच्चे ने पूछ लिया, फिर मैंने बता दिया, उस चक्कर में इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है सब। ये डेटा आपको क्लास में दिया जाता है राहुल हर बार, और कुछ लोकसभा की सीटें तो याद भी कराई जाती है क्लास में, थोड़ी ट्रिक्स से आने वाली क्लास में करा दूंगा, चिंता मत करो। बाकी घर पे ही एफर्ट थोड़ा लगाना ही पड़ता है। क्लास नंबर 15-16 नहीं चल रही है, रुकिए मैं नोट कर लेता हूँ। 15 क्लास 16 चेक कर लूंगा। आशीष जी अभी मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस कोर्स तैयार कर रहा हूँ, तो थ्योरी आपको रिकॉर्डेड में ही लगानी होगी बेटा। अच्छा और भी डाउट है दीपक जी आपके? देखिए इंग्लिश और मैथ्स दोनों में अभी स्कोप है, जीके में तो ऑब्वियसली है ही। यस राहुल जी ऐसे ही मैंने कुछ प्लान करा है।
मैथ्स में गलती नहीं होनी चाहिए, और ये गलती नहीं होनी चाहिए। देखो नहीं आता वो चलता, बेटे गलती वाला स्कोप मत डालो बिना बात। देखो आपने क्या करा, 8 सवाल अपने गलत करे, कितने नंबर का नुकसान हो गया? 4 नंबर का नुकसान हो गया भाई। आधा आधा नंबर फ्री में चला गया गलत करने पे। यही 4 नंबर इसमें बढ़ जाते तो 110 हो जाता। तो गलती नहीं करनी कोशिश करके। अभी शो नहीं हो रहा है वो कोर्स, आपको अगले हफ्ते शो होगा। आलोक जी ऐसा नहीं है, आप एक बार एसएससी आप एक काम करिए, आपको पिछले किसी कोर्स में जाइए, वहां पे एक फाइल मिलेगी इंपॉर्टेंट कोर्सेज फॉर एसएससी एग्जाम्स के नाम की। उसमें एक लिंक होगा इकोनॉमिक्स के कोर्स का, उसे आप कॉपी करके पेस्ट करिए, फिर उम्मीद है चल जाएगा। यस अजीत जी, बाकी आने वाले समय में बताऊंगा। पूनम जी अभी के लिए आप प्लीज रिकॉर्डेड कोर्स लगाइए, अभी के लिए प्रैक्टिस कोर्स में आपके लिए लाऊंगा। रुकिए शांतनु जी, में नोट करना पड़ेगा मुझे आपकी ये बात। जो जाना चाहे जा सकता है। अजीत जी मैं इससे कंसिडर करूंगा कोशिश करके। फोटो वाले डाउट है, थोड़े लेट खुल रहे हैं। मुझे नोट करना होगा, ह्यूमन एरर है ये, इसे करेक्ट करा दूंगा। सही करा आपने मेंशन करा। आने वाली क्लास में इस पे एक बार डिस्कशन करते हैं। ये मैंने नोट कर लिया है अभिषेक जी, इसके बारे में आने वाली क्लास में हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। उत्कर्ष ओके। उत्कर्ष जी आपका रेज हैंड लिया, प्लीज फटाफट से बताइएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप कुछ बोलिए। क्या किसी और को आवाज आ रही है? उत्कर्ष जी हेलो सर, एम आई ऑडिबल सर? हाँ हाँ आ रही है आपकी आवाज। ओके सर। सर ये मेरा CGL 23 से टैक्स असिस्टेंट इन CBIC पे सिलेक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। सर ये अभी राजकोट कमिश्नरेट अलॉट हुआ है मेरे को। बहुत बढ़िया। जी सर, तो सर 2 वीक्स में वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है, मतलब ज्वाइनिंग है सर। ठीक है। जी सर। जी सर, एक्चुअली सर मेरा भी सिलेबस भी मतलब उतना कंप्लीट नहीं हुआ है। GS पोर्शन मेनली मेरा वीक है, तो उस पर सर अभी रहते हैं मेरे। हिस्ट्री और पॉलिटी मेरी कंप्लीट हुई है, रेस्ट ठीक ऑफ है। द सब्जेक्ट्स आर रिमेनिंग। तो ठीक सर है। मैं सोच पूछ रहा था कि जॉब के साथ कैसे इसको मैनेज करूंगा, क्योंकि अकेले वहाँ रहना होगा और सारा कुछ आप खाना कहाँ वाना के सब रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ सर। प्रॉपर दिल्ली के हैं आप? वैसे तो सर बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट हम अच्छा लोग इधर दिल्ली में ही रहते हैं सर। मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं है इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए जी सबसे सर। पहले हो जाएगा मैनेज, बिकॉज 5 डेज अ वीक है। और टीए आप जी सर, सीबीआईसी में लगे हैं, सीबीडीटी में? CBIC में लगाऊँ सर? ठीक है ठीक है। जी इजीली सर। मैनेज हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। बहुत सारे लोग हैं मेरी जान पहचान के जो ऑलरेडी टीए इंस्पेक्टर वगैरह हैं, मतलब एसी वगैरह भी हैं इन सब इस डिपार्टमेंट में। इजी गोइंग है, जी सर। बढ़िया है, मजा आएगा। बस ये ध्यान रखना कि सेटल नहीं होना। बहुत अच्छे से जी सर। ईमानदारी से काम करना है, खुशी खुशी। बट सेटल नहीं होना, सेटल इससे ऊपर ही होना। बिकॉज टीए में क्या प्रॉब्लम है कि इंस्पेक्टर बनने में बहुत साल लग जाते हैं, और उसके बाद इंस्पेक्टर आप बन भी गए एंड में, तो उसके बाद इंस्पेक्टर से एसी बनना तो भूल ही जाइए। एसी तो जो यस इंस्पेक्टर सर। लग रहे हैं उनको भी काफी दिक्कत आती है कई सारे जोन्स में। तो
मेरे हिसाब से ज्वाइन करो, मजा आएगा, सीखने को मिलेगा, पैसे मिलेंगे कम से कम, है ना, अपने लायक हम लोग हो यस जाएंगे। सर, यस सर, उसके ये तो अलावा तैयारी अपनी साथ साथ रखनी है, जीके में कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर उठाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, चाहे मेरी स्पेशल क्लास से, चाहे प्रीवियस ईयर की किसी बुक से या कैसे भी। और जो जो टॉपिक्स आपको उसमें अपने कमजोर दिखते हैं उन्हें प्रॉपर्ली इंटरनेट से पढ़ के उसके नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नेशनल पार्क का सवाल गलत हो गया, तो हम पूरे नेशनल पार्क को अच्छे से पढ़ेंगे, उन्हें याद करेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे। हो सकता है इसमें समय लगे, बट इट्स ओके, अब अपने पास एक जॉब है, हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, सर, यस सर, सर वही मैं सोच रहा था क्योंकि मैथ्स भी सर इस बार थोड़ी टफ आई थी, तो मतलब मार्क्स थोड़े कम हो गए थे मेरे, 69 स्कोर कर पाया था। कोई बात और नहीं, जीके में 30 मार्क्स ही थे सर। बट वही सर, थोड़ा डर लग रहा था कि जॉब के साथ कैसे मैनेज करूंगा, अरे क्योंकि सब हो जाएगा, अकेले जॉब रहूंगा पार्ट मैं है, कोई तो दिक्कत नहीं है, खाना। टाइम मिल जाएगा। यस सर, बस ये है मिल कि जाएगा। सबके साथ जी बना सर। के चलोगे तो ऑफिस में भी आप लोग पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सही हिसाब रहता है। ओके सर, सर आपने सर बहुत अच्छे से गाइड करा है, इतना अच्छे से सर पढ़ाते हैं कि मतलब हंसते खेलते पढ़ लेते हैं और कॉन्सेप्ट भी काफी क्लियर हो जाता है। अभी मैं फिजिक्स का कोर्स कर रहा था सर आपसे, अच्छा, तो मतलब बस वो एंड होने वाला है, फिर वही सोचा था कि केमिस्ट्री बायो हो जाए, हाँ देन हाँ, ज्योग्राफी को कर लूंगा। यस सर। का नोट्स बना रहे हैं आप साथ साथ? यस सर, मैं अभी नोट्स जब तक हूँ मैं यहाँ 2 हफ्ते तो अभी घर पे हूँ, तो हाँ सोच रहा हूँ हाँ, मैक्सिमम केमिस्ट्री तक कम से कम खत्म कर दूँ, नहीं नहीं, ताकि बहुत लोड थोड़ा कम रहे। यस सर। हो जाएगा खुशी खुशी जीने के लिए, बट मैं सच में चाहता हूँ कि और भी बहुत कुछ हो जाए। तो आई थिंक उत्कर्ष बीच में डिस्कनेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इशू। मैं आपको एक बार दोबारा बोल देता हूँ जो मैं बोल रहा था, मेरे पार्ट पे इशू था। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो भी खुश रहिए, बहुत बढ़िया जीवन मिल गया है, बट मैं चाहता हूँ और भी कुछ हो जाए, तो रुकिएगा मत, इतना मत खुश हो जाइएगा कि 10 साल कि यार इससे बाहर में निकल सकता था, इससे और आगे बढ़ सकता था। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको ऑल दी बेस्ट आने वाले समय के लिए। ठीक है जी, यहाँ पर दोस्तों मैं क्लास को कंक्लूड करता हूँ। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं, मैं आने वाली क्लास में ले लूंगा, कल है मेरी अगली क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। टैक्स है, और सीबीआईसी के अंदर आप लगते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर या पीओ एग्जामिनर, ये वाली जो पोस्ट है सब सीबीआईसी में होती है। अभी के लिए आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, ये सब बातें बात की है, समय के साथ जब आएगा तब आप पूछते चलिएगा, मैं बताते चलूंगा, वरना इंटरनेट तो इन चीजों से भरा हुआ है। अभी के लिए सिर्फ पढ़ाई करिए, ज्ञान इकट्ठा करिए, बिकॉज यहाँ तक पहुंचाएंगे आपके नंबर आपको। ठीक है जी, चलो सभी को गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। मिलते हैं आप सबसे कल शाम 8 बजे स्पेशल और रात को 10 बजे प्लस की क्लास में। थैंक यू।